जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं म्यूजिक का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सीटेट नेट जेआरएफ मध्य प्रदेश संगीत शिक्षक परीक्षा, भारतीय रेलवे संगीत शिक्षक परीक्षा, ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते, देखिए। हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ हृदय प्रकाश में कितने मेलों का वर्णन किया है? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 मेल। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 12 मेल बताए हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। इसकी व्याख्या में लिख रहा है, हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ हृदय प्रकाश में 12 मेल का वर्णन किया है। साथ ही बीड़ा पर स्वरों की स्थापना औबल के समान दी गई। इनका शुद्ध सप्तक काफी के समान है, जिसे भैरवी कहा गया है। ये देखिए, इसको छोटा करके आपको पढ़ लीजिए फिर दोबारा। देखिए, इसमें लिख रहा है, हृदय नारायण देव ने हृदय प्रकाश ग्रंथ में 12 मेलों की व्याख्या की है। बीड़ा के तार पर स्वरों की स्थापना अहोबल के समान दी गई है। इनका शुद्ध सप्तक जो है काफी के समान है तथा जिसे भैरवी कहा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग नहीं है? तो संधि प्रकाश राग किसको कहते हैं? जो दिन और रात को जोड़ने का काम करता है, मतलब बाउंड्री पे खड़ा होता है जो राग, जिसका गायन समय दिन और रात के बीच में होता है, मतलब दिन का खत्म और रात की शुरुआत। तो उस समय जिसका गायन समय होगा उसी को संधि प्रकाश राग कहते हैं। तो 2 का सही उत्तर पूछ रहा है कि संधि प्रकाश राग नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा राग यमन। ठीक है जी। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहा है कि राग यमन संधि प्रकाश राग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। यमन कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। वादी गंधार है, संवादी निषाद है, जाति इसकी संपूर्ण है। ठीक है जी। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। ठीक है जी। पूर्वी थाट, पूर्वी राग जो है पूर्वी थाट से उत्पन्न है। वादी गंधार संवादी, देखिए जाति इसकी क्या है जी? जाति संपूर्ण है। गायन समय इसका दिन का अंतिम पहर है। ठीक है। और मारवा जो है मारवा थाट से उत्पन्न है। इसकी वादी ऋषभ है, संवादी धैवत है, और आपको जाति साडव है। गायन समय इसका दिन का अंतिम प्रहर है। और भैरव की बात करें तो भैरव थाट से उत्पन्न है। वादी धैवत है, संवादी ऋषभ है, जाति संपूर्ण है, गायन समय प्रातः काल है। ठीक है जी। तो संधि प्रकाश राग इसमें कौन सा नहीं है? तो राग यमन। आपने देखा। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राग यमन का संवादी स्वर कौन है, बताइए। क्योंकि इसमें छोड़ा गया है और आपको बताना है कि कौन सा है संवादी स्वर इसका। ठीक है, राग यमन का। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप बताइए। ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे। चलिए, मतंग रचित बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? मतंग रचित बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 8 अध्याय। ठीक है, इसलिए इसको अष्ट अध्यायी कहा जाता है। सप्त अध्यायी किसको कहा जाता है? आपको बताना है किस ग्रंथ को सप्त अध्यायी कहते हैं। देखिए, अगला सवाल इसमें पूछ लिया गया है कि जो है मतंग की बृहदेशी में जो है बृहदेशी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। अब देखिए, मतंग के बृहदेशी ग्रंथ में 8 अध्याय है, परंतु यह ग्रंथ खंडित रूप में ही प्राप्त होता है। बृहदेशी के राग अध्याय, स्वर अध्याय और प्रबंध अध्याय ही प्राप्त हैं। वाद्य और नृत्य अध्याय अपर्याप्त है। ठीक है जी, अप्राप्त है। मतंग की किन्नरी बीड़ा का वर्णन संगीत राज ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में गंधार ग्राम का उल्लेख, 12 स्वर मूर्छना पद्धति, 84 मूर्छना ताने जातियों की मूर्छना तथा मार्ग संगीत देसी संगीत का वर्णन किया गया है। मार्गी संगीत और देसी संगीत का वर्णन किया गया। ठीक है। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने विकृत स्वरों का वर्णन किया है? तो नाट्य शास्त्र में आपको बताना है विकृत स्वर कितने बताए गए हैं। भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें 2 विकृत स्वर बताया गया है।
दो विकृत स्वर कौन कौन है? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दो विकृत स्वरों की व्याख्या की है, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी। भरत ने सारणा का वर्णन किया है तथा 14 मूर्छनाएं, 18 प्रकार की जातियां और भी महर्षि भरत ने 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया है, 14 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया है। देखिए 4 गीतियां रस तथा चित्रा मत कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन भी किया है भरत जी ने। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग विज्ञान किसकी रचना है? तो राग विज्ञान आपको बताना है किसकी रचना है, तो विनायक राव पटवर्धन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़िए। राग विज्ञान विनायक राव पटवर्धन की रचना है। लिख रहा है, राग विज्ञान विनायक राव पटवर्धन से ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडियन म्यूजिक पंडित भातखंडे से संगीत पुस्तक संगीत विशारद बी.डी. पलुस्कर और प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर से संबंधित है। ठीक है जी। तो ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडियन म्यूजिक पंडित भातखंडे जी ने लिखा है, और संगीत पुस्तक संगीत विशारद किसने लिखा? तो बी.डी. पलुस्कर ने, और प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर ने लिखा है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि कथन में दिया गया है, आगरा घराने पर ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है। आगरा घराने पर ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है। कारण दे रहा है, क्योंकि आगरा घराने के विलायत हुसैन खान ने ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से सीखा है। ठीक है। तो आपको इसका बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कथन, ये तो सही है, आगरा घराने पर ग्वालियर घराने का प्रभाव है, ये सही है। लेकिन ये आगरा घराने के विलायत खान हुसैन ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से सीखा है, ये गलत है। ठीक है। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है, आगरा घराने पर ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है, यह कथन सत्य है, परंतु तर्क इसका गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर क्या है? तो मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7 का सही उत्तर हो जाएगा जी षडज। क्या होगा जी? षडज। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में लिखा गया मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना षडज को माना गया है। देखिए इसकी पहली मूर्छना मध्यम, दूसरी गंधार, तीसरी मूर्छना ऋषभ है, और पांचवी निषाद, और छठवीं मूर्छना जो धैवत है, और सातवीं मूर्छना पंचम है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए हिंदुस्तानी संगीत में राग सरपदा की रचना किसने किया? हिंदुस्तानी संगीत में राग सरपदा की रचना किसने किया? तो सही उत्तर हो क्या होगा जी 8 का? अमीर खुसरो। क्या जी? अमीर खुसरो। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। अमीर खुसरो ने सरपदा नामक राग की रचना की है। इनके द्वारा निर्मित अन्य राग राजगिरी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाजिद अली शाह की रचनाओं में उनका उपनाम क्या है? तो वाजिद अली शाह जो रचना करते थे उसमें अपना उपनाम क्या रखते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अख्तर पिया। क्या है जी? अख्तर पिया। डी हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। वाजिद अली शाह, देखिए वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया है। देखिए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, इनका कार्यकाल 1822 से लेकर 1877 है। एक उच्च कोटि के नर्तक, संगीत रचयिता तथा परम रसिक संगीत प्रेमी थे। उन्होंने अपनी संगीत रचनाएं अख्तर पिया के उपनाम से की थी, जिनमें से जब छोड़ चले लखनऊ, बाबुल मोरा नहर छूटे जाए ही आदि प्रमुख ठुमरी उनकी है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ क्या दिया है जी? एक तरफ वाद्य यंत्र दिया है, इधर वाद्य यंत्र दिया है, और इधर जो है उनके वादक के नाम दिया है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब्दुल अजीज खां। अब्दुल अजीज खां क्या बजाते हैं आपको बताना है। तो अब्दुल अजीज खां बजाते हैं आपका विचित्र बीड़ा। क्या जी?
विचित्र बीड़ा क्या बजाते हैं? अब्दुल अजीज खां विचित्र बीड़ा बजाते हैं। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद आपका है निर्मल शाह क्या बजाते हैं? तो रुद्र बीड़ा। ये क्या बजाते हैं? रुद्र बीड़ा। मुश्ताक अली खां, मुश्ताक अली खां क्या बजाते हैं? मुश्ताक अली खां बजाते हैं आपका सितार। मुश्ताक अली खां सितार बजाते हैं। और सखावत हुसैन का क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। ठीक है जी, सरोद। तो क्या हो जाएगा जी? ये हो गया आपका 3। उसके बाद आप लिख लीजिए 4 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ दिया है? 3 4 2 1 किधर दिया है? तो 3 4 2 1 आपको दिया है बी में। 3 4 2 1 कहाँ दिया है? तो बी में। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है राग छाया नट किस थाट से उत्पन्न है? तो राग छाया नट जो है कल्याणकारी छाया हम बताए थे, तो कल्याण थाट से उत्पन्न है। देखिए इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है कि राग छायानट कल्याण थाट से उत्पन्न है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है इसकी। वादी पंचम है, संवादी ऋषभ है और न्यास के स्वर पंचम ऋषभ और षडज है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। इसके सम प्रकृति राग है राग कामोद। ठीक है जी। बिलावल की बात करें तो बिलावल थाट से उत्पन्न राग है पूर्वी थाट से उत्पन्न राग है। और भैरव थाट से उत्पन्न राग है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है? तो तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है? 12 का सही उत्तर बताना है आपको। तो ऋषभ और पंचम क्या होगा जी? ऋषभ होगा वादी और पंचम होगा संवादी। ठीक है, व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर की व्याख्या लिख रहा है कि ऋषभ और पंचम तिलक कामोद का वादी संवादी स्वर है। तिलक कामोद खमाज थाट से उत्पन्न है और जाति साडव संपूर्ण है। न्यास के स्वर है षडज गंधार पंचम। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। सम प्रकृति राग है राग देश। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में किसका वर्णन किया है? तो जयदेव जी अपने गीत गोविंद में किसका वर्णन किया है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा अष्टपदी का। ठीक है जी, अष्टपदी का। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में अष्टपदी के बारे में वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गीत गोविंद नामक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। गीत गोविंद में राधा कृष्ण संबंधी प्रबंध गीत के बारे में बताया गया। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है नामित किसका प्रकार है? तो नामिक किसका प्रकार है? नामित तो एक प्रकार का गमक है। ठीक है जी। क्या है जी? गमक। देख लीजिए, पढ़िए इसका सवाल। तो 15 प्रकार के गमक बताया गया है, इसमें पढ़िए डिटेल इसका। नामित जो है गमक के प्रकार में से एक है। गमक को भारतीय संगीत प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। गमक के द्वारा संगीत में रंजकता उत्पन्न होती है। संगीत परिजात में गमक के 20 भेद बताए गए हैं, वहीं संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार बताए गए हैं। तो 15 प्रकार जो संगीत रत्नाकर में है, तिरिफ है, स्फरित है, कंपित है, लीन है, आंदोलित है, वलित है, त्रिभिन्न है, कुरुला है, आहत है, उल्लासित है, प्लावित है, हुम्फित है, मुद्रित है, नामित है और मिश्रित है। ठीक है जी। तो ये 15 प्रकार के गमक है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है षडज ग्राम में आरसभी जाति का संबंध किस मूर्छना से है? षडज ग्राम में आरसभी जाति का संबंध किस मूर्छना से है? तो 15 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका षडज ग्राम में आरसभी जाति का संबंध किस मूर्छना से है? तो पंचम आदि देखिए, पंचम आदि मूर्छना से है। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। षडज ग्राम में आरसभी जाति का संबंध जो है पंचम आदि मूर्छना से है। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लिया आप। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है समय काल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। तो समय काल के अनुसार आपको चुनना है कि कौन सा पहले रचित हुआ। तो इस क्रम से चुनना है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 16 का सही उत्तर बताइए। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी। पहले बृहदेशी, उसके बाद संगीत परिजात, उसके बाद चतुर्दंड प्रकाशी का। ठीक है जी। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है बृहदेशी, क्या लिख रहा है जी? बृहदेशी 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि द्वारा लिखा गया है। संगीत परिजात जो है 1650 ईस्वी में आपको पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया है। और चतुर्दंड प्रकाशी का 1660 ईस्वी में वेंकट मक्खी द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए। अगला सवाल है
चित्रा बीड़ा में कितने तार होते थे? तो चित्रा बीड़ा में आपको कितने तार होते थे आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 तार होते थे। ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है चित्रा बीड़ा में 7 तार होते हैं, विपंची बीड़ा में 9 तार होते हैं और विचित्र बीड़ा में 6 तार होते हैं। चित्रा बीड़ा मतंग मुनि का आविष्कार माना जाता है। विचित्र बीड़ा में 2 तुम्बे, 6 तार और 11 से 17 तरब के तार होते हैं। इसे घोषिका भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कौन सा स्वरित वाद्य यंत्र है? स्वरित वाद्य यंत्र बताना है आपको। तो स्वरित वाद्य यंत्र बताइए। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तानपुरा। तानपुरा को स्वरित वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और ये देखिए हारमोनियम आपका सुशिर है, तानपुरा तत् है, सारंगी भी आपका तत् है और स्वर मंडल बताइए स्वर मंडल क्या है, कौन से वाद्य की श्रेणी में आता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके इस छोटे से प्रयास से। देखिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है। देखिए तानपुरा वाद्य स्वरित से संबंधित है। देखिए शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य तानपुरा को आधार स्वर के रूप में, इसे ड्रोन भी कहते हैं, स्वरित का कार्य करता है। ठीक है जी। इसमें 4 तार पंचम, षडज और षडज में मिले होते हैं। मुख्यतः इसमें 2 स्वर होते हैं, किंतु मद्र षडज के तार से गंधार और मद्र पंचम के तार से ऋषभ एवं निषाद उपस्वर या सहायक नाद निकलते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। कथन और कारण दिया है। तो कथन देखिए, वादी और संवादी में 9 अथवा 13 श्रुतियों का अंतर होता है। वादी संवादी में कितने? 9 अथवा 13 स्वर का अंतर होता है। तो तर्क किसका दिया गया है? षडज मध्यम तथा षडज पंचम भाव में अधिकतम सौंदर्य प्रभाव है। ठीक है जी। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 19 का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है जी। वादी संवादी में 9 और 13 स्वरों का अंतर होता है। षडज मध्यम और षडज पंचम भाव में अधिकतम सौंदर्य प्रभाव होता है। तो लिख रहा है ए और आर दोनों सही है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, एक तरफ आपको दिया है वादकों का नाम और दूसरी तरफ आपको दिया है वाद्य यंत्र। देखिए अनोखे लाल मिश्र क्या बजाते हैं? तो तबला, इनको नाद हिंदीना का जादूगर कहते हैं। अब अगर निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? तो निखिल बनर्जी आपको बताना है, आपको 20 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा निखिल बनर्जी बजाते हैं, निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। ठीक है जी, सितार हो गया। उसके बाद आपको एन राजम क्या बजाते हैं? तो एन राजम क्या बजाते हैं जी? एन राजम आपको बजाते हैं वायलिन। एन राजम क्या बजाते हैं? वायलिन। और करीम खां क्या बजाते हैं? करीम खां, अब्दुल करीम खां गायन से संबंधित है। ठीक है जी, गायन से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 3। उसके बाद आपका हो गया 1 3 1 3 1। उसके बाद आपको बताना है 3 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 कहाँ है? तो 3 1 4 2 आपको देखना है। 3 1 4 2 किस में दिया गया है? 3 1 4 2 आपको डी में। ठीक है, पढ़ लीजिए इसका व्याख्या। 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत की यह परिभाषा किस संगीताचार्य द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर 21 का क्या होगा जी? 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सारंग देव जी द्वारा। ठीक है, सारंग देव जी द्वारा परिभाषा क्या दिया गया, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, संगीत लिख रहा है इसमें, गीत वाद्य तथा नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते। यह परिभाषा सारंग देव जी द्वारा कृत संगीत रत्नाकर में दिया गया है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 7 अध्याय है, इसमें 264 रागों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, संगीत मकरंद में किया गया है। देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो व्याख्या में लिखा गया है कि राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत
मकरंद नामक ग्रंथ में किया गया है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में नारद जी द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में पहली बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है। ग्रंथ में 19 अलंकारों का निरूपण है। नखज, बयुज, चर्मज, लोहज और शरीरज नाम से नाद के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। बीड़ा के 18 भेदों का वर्णन किया गया है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, वह संगीत जो परिष्कृत और व्यवस्थित है और जिसे प्रस्तुत करने में अर्जित योग्यता की आवश्यकता होती है, वह क्या है? तो आपको 23 का सही उत्तर बताना है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा मार्गी, मार्गी संगीत। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। दिख रहा है, मार्गी संगीत तथा गान पद्धति के अंतर्गत देसी संगीत आता है। गांधर्व या मार्गी संगीत पद्धति कठोर नियमों का जोर था। देखिए, इसे मार्गी संगीत कहते हैं। इसका प्रयोग आध्यात्मिक उत्सवों के समय किया जाता है। 24 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की ऋचाएं कहलाती है। स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की ऋचाएं क्या कहलाती है? तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्तोत्र। क्या कहलाती है जी? स्तोत्र। सही उत्तर हो जाएगा स्तोत्र। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसको स्तोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्तोत्र कहते हैं। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता है। ग्रंथों में गाथा के लिए साम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद की ऋचाएं स्वर लिपि में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र गुणगान कही जाती है। स्तोत्र की आवृत्ति पूर्वक गान को स्तोम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, वैदिक वाद्यों को इंगित करने वाले सही समूह का चुनाव कीजिए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 25 का सही उत्तर क्या होगा जी? 25 का सही उत्तर हो जाएगा वैदिक वाद्यों में करकरी है, उसके बाद गोधा है, उसके बाद पिंग है, उसके बाद बीड़ा है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बाण है। ठीक है जी, बाण, बाण लिखा गया है। अगला सवाल देख लीजिए, 26 नंबर लिखा गया है, कथन और कारण दिया है, आपको बताना है कथन कारण में कौन सही है। कथन देखिए, कथन लिखा है, राग भैरव व कालिंगड़ा दोनों में प्रयुक्त स्वर समान है। तर्क दिया गया है, रागों के स्वरों में समानता होने पर भी रागांगों के प्रयोग से रागों में परस्पर भिन्नता आ जाती है। ठीक है जी। अब आपको बताना है 26 का, बताइए 26 का क्या सही है? तो 26 का सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। देखिए, राग भैरव व कालिंगड़ा दोनों में प्रयुक्त स्वर समान है, सही है। रागों के स्वरों में समानता होने पर भी रागांगों के प्रयोग से रागों में परस्पर भिन्नता आ जाती है, सही है दोनों। तो कथन और तर्क दोनों सही है। देखिए, 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 27 नंबर सवाल में देखिए, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन क्या है ये, इनके बारे में आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका साम गायन के खंड है। साम गायन के खंड है कौन? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। दुदुम्भी वाद्यों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दुदुम्भी वाद्यों के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो औनद, यह चमड़ा से बना होता है। देखिए, चमड़ा से बना होता है दुदुम्भी। अगला सवाल 29 नंबर, यति, यत इंगित करती है। यत किसको इंगित कर रही है, आपको बताना है। तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 29 का सही उत्तर हो जाएगा लय की विभिन्न आकृतियों को यति जो है निरूपित करती है। पढ़िए इसकी व्याख्या को। व्याख्या में लिखा गया है, यति लय की विभिन्न आकृतियों को इंगित करती है। देखिए, लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है। यति के 5 प्रकार माने गए हैं, समा, स्तोत्रगता, मृदंगा, उसके बाद पिपीलिका, उसके बाद आपको गोपच्छा। अगला सवाल देख लीजिए, 30 नंबर सवाल लिख रहा है, किस ताल जाति के लिए अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 30 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो सी।
30 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 की व्याख्या को पढ़ते हैं। तो 30 की व्याख्या लिख रहा है, तो 30 की व्याख्या में लिख रहा है, त्रयस्त्र ताल जाति के लिए अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें लिख रहा है, त्रयस्त्र जाति ताल में 3 मात्रा, खंड जाति में 5 मात्रा और मिश्र जाति में 7 मात्रा, चतुरस्त्र जाति में 4 मात्रा होती है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल आपका इधर लिख रहा है, एक तरफ गायन शैली है, उसके बाद इधर देखिए 31 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 31 का सही उत्तर हो जाएगा जी। तो 31 का बी, 31 के बी में देखिए 31 का बी हो जाएगा, मतलब आपको 31 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का 4। दीप्ता क्या है, तो श्रुति जाति है। ठीक है जी, श्रुति जाति है। और आपका रौद्रा क्या है, तो रौद्रा आपको मिलेगा, रौद्रा आपका है रस, रौद्रा जो है, रौद्र एक तरह का रस है। ठीक है जी। और नंदा क्या है, तो नंदा आपका जो है, नंदा आपका है गंधार ग्राम की श्रुति। नंदा क्या है जी, गंधार ग्राम की श्रुति है। और बानी क्या है, तो एक तरह का ध्रुपद में 4 बाणियाँ होता है। बताइए, कमेंट करके बताइए तो कौन 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 बाणी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, उसके बाद 3, उसके बाद आपका हो गया 2, उसके बाद 1, 4 3 2 1। ठीक है जी, 4 3 2 1 देख लीजिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपको बी में दिया है। पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या। लिख रहा है अगला सवाल देखिए, 32 नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष वाजिद अली शाह को निर्वासित किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष वाजिद अली शाह को निर्वासित किया, देश निकाला दिया। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1856। ठीक है जी, 1856। आप बताइए 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताना है आपको कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, 33 नंबर पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संगीत के सब मीडियंट स्वर का समानार्थी क्या है। पाश्चात्य संगीत के सब मीडियंट स्वर का समानार्थी क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या में लिख रहा है, पाश्चात्य संगीत के सब मीडियंट स्वर मध्यम को माना जाता है। देखिए मध्यम प्लस धैवत प्लस तार षड्ज को सब डोमिनेंट कार्ड कहा जाता है। ठीक है जी। इस कार्ड से व्याकुलता, पश्चाताप, अभिलाषा तथा चंचलता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, अलग कौन है। तो अलग कौन है, 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 34 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है जी। कृष्ण, पद्मिनी और प्रिया ये तीनों समान है और पतिता अलग है। व्याख्या का देख लीजिए, प्रिया को विषम की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, देखिए इसमें व्याख्या में लिखा गया है प्रिया को विषम की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए विषम को चुनना है, तो विषम क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे व्याख्या में स्पष्ट किया गया कि प्रिया को विषम की श्रेणी में रखा गया। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, भारत भाष्य किसने लिखा है, भारत भाष्य किसने लिखा है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नान्यदेव। ठीक है जी। नान्यदेव भारत भाष्य लिखे हैं। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा गया है, भारत भाष्य नान्यदेव द्वारा लिखा गया है। नान्यदेव को कर्णात, भारत भाष्य नान्यदेव द्वारा लिखा गया है। नान्यदेव को कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। जो नान्यदेव क्या थे, कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। इन्हें मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण उपाधियां दी गई थी। ठीक है जी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदय अलंकार है, जिसे भरत भाष्य भी कहा जाता है। ठीक है जी। सरस्वती हृदय अलंकार को भरत भाष्य कहा जाता है। नान्यदेव, ठीक है जी, राष्ट्रकूट शासक थे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिखा गया है, सही क्रम चुनिए। इसका सही क्रम आपको चुनना है। तो सही क्रम इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सही क्रम इसका उत्तर हो जाएगा आपका 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, स्वर मेल का निधि, उसके बाद राग विबोध, उसके बाद गीत सूत्र सार, उसके बाद राग और रूप। ठीक
ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़िए, स्पष्ट होगा। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है, स्वर मेल का निधि रामामात्य द्वारा 1550 में लिखा गया। राग विबोध सोमनाथ द्वारा 1609 में लिखा गया। गीत सूत्रसार राग व रूप इत्यादि, ठीक है जी, इसके बाद लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। एक तरफ आपको देखिए सुमे एक तरफ आपको देखिए वाद्य यंत्र दिया है और दूसरी तरफ आपको फ्रीक्वेंसी को दिया गया। देखिए 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपको फोर्ट जो है, फोर्ट जो है ऊंच। ए का क्या हो जाएगा जी? 2। ए का क्या हो जाएगा जी? 2। और उसके बाद जो है पियानो, पियानो मृदु, मृदु होगा। ठीक है जी, इसका 2 हो गया। और वो लेंटो, लेंटो क्या है जी? तो लेंटो का हो जाएगा आपका मंद। ठीक है जी। और प्रेस्ट्रो अत्यंत तेज। ठीक है जी, ये ध्वनि की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। इधर जो है आपका वाद्य यंत्र है और उसके ध्वनि जो निकलती है उससे उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है उसको दिखाएगा। फोर्ट से जो ध्वनि निकलेगी उसको ऊंच कहेंगे, पियानो से मृदु, लेंटो से आपको मंद और प्रेस्टो से अत्यंत तेज। अगला सवाल देख लीजिए, व्याख्या इसका पढ़ लीजिएगा। फोर्ट ऊंच से, पियानो मृदु से, लेम्टो मंद, प्रेस्टो अत्यंत तेज इत्यादि से संबंधित है। इसमें देखिए 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अलग चुनना है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर सवाल देख लीजिए। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, गुणी गायक और नायक और वाग्यकार। तो इसमें अलग कौन है? तो अलग हो जाएगा वाग्यकार, क्योंकि वाग्यकार में जो है आपका ये सभी गुण शामिल होता है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में लिखा गया है, गुणी गायक नायक ये तीनों में समानता है, जबकि वाग्यकार में तीनों आ जाते हैं। ठीक है, वाग्यकार उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार कहे गए हैं। वाग्यकार की वाणी को मातु और धातु कहा जाता है। वाग्यकार की वाणी को मातु और धातु कहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको सही उत्तर 39 का बताना है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों की कुल कितनी जातियां मानी गई है? तो 9 है, 9 है। आप जानते हैं 9। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, एक आडव होता है, उसके बाद एक साडव, उसके बाद एक संपूर्ण होता है। ठीक है जी, तो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है जी, तीनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इसका भी 3 जाति बनेगा, इसका भी 3, इसका भी 3। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा जी? 9 हो जाता है। टोटल क्या हो जाएगा? 9। व्याख्या पढ़ लीजिए। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत में जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। 9 कौन कौन है? संपूर्ण, संपूर्ण, एक बार और संपूर्ण साडव, संपूर्ण आडव, साडव साडव, साडव संपूर्ण, साडव आडव। ठीक है जी, आडव आडव, आडव साडव और आडव संपूर्ण, ये 9 जातियां हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सामान्यतः लय के कितने प्रकार हैं? तो लय के आप जानते हैं, लय के कितने प्रकार हैं? 40 का सही उत्तर हो जाएगा। तो 40 के अब 3 लय हैं, मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर लिख रहा है, निम्नलिखित नामों में से कौन विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे? तो आपको बताना है कौन थे। ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है जी, आंसर क्या होगा 41 का? 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य ओमकारनाथ ठाकुर थे। इनका जन्म गुजरात प्रांत के जहाज नामक स्थान पे 1897 से 1967 में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव प्रिया था। इनके शिष्यों में डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, अतुल देसाई, फिरोज दस्तूर, प्रदीप दीक्षित आदि हैं। ठीक है जी, 1950 में पंडित जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। आपको सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए इधर जो है आपको सूची 1 में आपको
संगीतज्ञों का नाम है, दूसरा में उसका घराना है। ठीक है जी, तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्सू खां। तो हस्सू खां किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने। हस्सू खां ग्वालियर घराने से थे। और वहीं आपको अली बख्श, अली बख्श किस घराने से थे? अली बख्श थे आपका, अली बख्श थे पटियाला घराने से। और सुरेश बाबू माने, ये किस घराने से थे? तो सुरेश बाबू माने आपको सुरेश बाबू माने किराना घराने से थे। और अलादिया खान थे जयपुर घराने से। ठीक है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा चार। चार, उसके बाद आपका हो जाएगा एक, चार एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन। चार एक दो तीन, चार एक दो तीन कहाँ है? चार एक दो तीन, चार एक दो तीन आपका बी में है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए इसका। हस्सू खान ग्वालियर घराने से, अली बख्श पटियाला घराने से थे, सुरेश बाबू माने किराना घराने से हैं, और अलादिया खान जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, इसका अगला सवाल है 43 नंबर। कल्याण थाट की मुख्य स्वरावली क्या है? तो कल्याण थाट की मुख्य स्वरावली बताइए। तो कल्याण थाट में मध्यम तीव्र होता है। तो मध्यम तीव्र किस में दिखता है आपको? मध्यम तीव्र सिर्फ सी में दिख रहा है। ठीक है जी, तो मध्यम तीव्र आपको सी में दिख रहा है, तो इसी से आपको रिलेट करके बना देना है। देखिए कौन सा राग काफी थाट से नहीं है? काफी थाट से नहीं है तो सूद सारंग, ये भी काफी थाट से है। उसके बाद राग बिंद्रा बनी और सारंग, ये कौन से हैं? वृंदावनी सारंग, राग वृंदावनी सारंग, ये भी काफी थाट से है। और मधुमाद, मधुमाद सारंग, ये भी है आपको काफी थाट से। लेकिन गौड़ सारंग जो है आपका कल्याण थाट से उत्पन्न है। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहा है गौड़ सारंग कल्याण थाट का राग है, और इसकी वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर धैवत है। इसकी जाति वक्र संपूर्ण है। न्यास के स्वर है षडज गंधार पंचम। गायन समय इसका मध्याह्न है। इस राग में पंचम और ऋषभ की संगति अधिक होती है। देखिए, अलाउद्दीन खान के मुख्य गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान के मुख्य गुरु कौन थे? 45 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 45 का सही वजीर खान। ठीक है जी, वजीर खान। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें लिखा गया है, व्याख्या इसका पढ़िए। अलाउद्दीन खान के मुख्य गुरु, अलाउद्दीन खान के मुख्य गुरु वजीर खान थे। इनका जन्म 1862 में त्रिपुरा नामक स्थान पर हुआ था। बाबा की शिक्षा आलाप और ध्रुपद पर आधारित थी। ये मैहर घराने से संबंधित थे। देखिए, बाबा ने अनेक रागों की भी रचना की, जैसे हेमंत, हेम बिहाग, मदन मंजरी, दुर्गेश्वरी, माझ खमाज, शुभावंती, हेमंत, हेमंत भैरव, गांधी बिलावल इत्यादि। बाबा जी को कलकत्ता से भारत का गौरव तानसेन संगीत की ओर से आफताबे हिंद वर्ष 1949 में भातखंडे संगीत विद्यालय से संगीताचार्य, 1964 में शांति निकेतन की ओर से दशिकोतम, और 1952 में संगीत नाटक अकादमी, और 1958 में मिला था इनको भारत सरकार की पद्म भूषण आदि अलंकारों से सम्मानित किया गया था। इनका मृत्यु 1972 में हुआ। ठीक है जी, तो इनका देखिए अगला सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्व स्थान प्रणाली के अनुसार आलाप के कितने चरण होते हैं? स्व स्थान प्रणाली के अनुसार आलाप के कितने चरण होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, स्व स्थान प्रणाली के अनुसार आलाप के 4 चरण होते हैं। देखिए, पहला चरण गंधार चरण, दूसरा मध्यम चरण, तीसरा धैवत चरण तथा चौथा तार सप्तक चरण। ठीक है जी, अब देखिए अगला, प्रत्येक चरण की समाप्ति अस्थाई पर होती है, और प्रथम चरण का नाम मूरक चालन है, मूरक चालन। ठीक है जी, मूरक चालन था। अगला सवाल देख लीजिए, 47 नंबर। राग नायकी कान्हड़ा, देव साख, सुहा कान्हड़ा में सामान्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा धैवत वर्जित है। इसकी व्याख्या पढ़िए। राग नायकी कान्हड़ा, हाँ जी, इसमें देखिए लिखा गया है, राग नायकी कानड़ा देव साख सुहा कानड़ा में धैवत स्वर वर्जित है। क्या जी? राग नायकी कानड़ा देव साख सुहा कानड़ा में धैवत वर्जित होता है। नायकी कानड़ा काफी थाट का राग है, वादी मध्यम,
और संवादी षडज होता है। जाति इसकी साडव साडव है। गायन समय मध्य रात्रि होता है। और देखिए सुहा काफी थाट का राग है। ठीक है जी। 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राग वर्गीकरण प्रणाली में आधारभूत अवधारणा मानव परिवार प्रणाली के समान है? तो किस राग वर्गीकरण प्रणाली में आधारभूत अवधारणा मानव परिवार प्रणाली है? तो सही उत्तर हो जाएगा 48 का। 48 का हो जाएगा राग रागनी वर्गीकरण। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा रहा है कि राग रागनी वर्गीकरण में मानव परिवार आधारभूत अवधारणा दी गई है। ठीक है जी। राग रागनी वर्गीकरण पद्धति का आधार नारदकृत संगीत मकरंद माना जाता है। इसमें रागों को पुरुष स्त्री तथा नपुंसक रागों में बांटा गया है। गंभीर प्रकृति के रागों को पुरुष, कोमल प्रकृति के रागों को स्त्री और चंचल प्रकृति के रागों को शिशु कहा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला कथन कारण दिया है 49 नंबर में। कथन लिख रहा है कि किसी समय पर एक गुरु के 20 शिष्य हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में समान स्तर की उत्कृष्टता नहीं होगी। तो तर्क इसका दिया है कि कोई भी कलाकार समुचित प्रतिभा और सृजनात्मक क्षमता के बिना उन्नति नहीं कर सकता है, जो अंतर्जात होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी देखिए कथन और तर्क दोनों सही है। कथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है जी। तो कथन और तर्क दोनों सही है। देख लीजिए इसमें आपका ये होगा सही। ठीक है जी। 50 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस संज्ञा को सांगीतिक भाग अथवा तुक कहते हैं? किस संज्ञा को सांगीतिक भाग अथवा तुक कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धातु। क्या हो ये? धातु। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। लिख रहा है, धातु को सांगीतिक भाग कहा गया है। अंश स्वर लिखा है, अंश स्वर के द्वारा राग की पहचान की जाती है। अंश स्वर को ही वादी स्वर कहते हैं। और धातु मातु वाग्यकार में बताया गया है। वाग्यकार के जो गीत होते हैं उसको धातु मातु कहा जाता है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सबका जॉब जरूर लगने वाला है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।